हेलो एवरीवन, दिस इज उत्तम सिंह। आज फिर हम आपके सामने लेके आए हैं क्या, सेकेंड चैप्टर, प्रोज का सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें हम किसकी बात करते हैं? इसमें हम बात करते हैं स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसमें दो स्टोरी हैं, दो कहानियां हम पढ़ेंगे और दोनों में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से जो बच्चे के बचपन है वो खो जाते हैं या जो किस तरह से बच्चों के जो बचपन है वो निकल जाते हैं। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है हमारी एनीस जंग ने, जो कि हमारी ऑथरेस हैं, ठीक है, महिला हैं। और बहुत ही शानदार कहानी है कि किसी भी बच्चे के बचपन को बहुत अच्छे से समझाती है कि किस तरह से जो इकोनॉमिकल वीक बच्चे होते हैं उनका बचपन किस तरह से खो जाता है। जिनके घर में पैसे की प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल बहुत सारी समस्याएं हैं, वो आप इस स्टोरी के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से उनका जो बचपन है वो निकल जाता है और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि बचपन हमारा कैसे खो गया। पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं कि ऑथर हमारी जो है वो क्या कहती हैं। तो हमारी ऑथर है एनीस जंग। 1964 वॉज बॉर्न इन राउरकेला। इनका जो जन्म है वो कब हुआ है? 1964 में। और कहाँ हुआ है? राउरकेला में, ठीक है। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। इन्होंने अपना बचपन और जो अपना एडोलेसेंस किशोरावस्था है वो कहाँ इन्होंने गुजारा है? उन्होंने हैदराबाद में गुजारा है। फिर कह रही हैं सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। इन्होंने अपना जो है एजुकेशन, अपनी जो शिक्षा है वो कहाँ से ली है? वो कहाँ से प्राप्त की है? वो हैदराबाद से प्राप्त की है। एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उसके बाद की पढ़ाई इन्होंने कहाँ से की है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसे हम शॉर्ट में यूएस कहते हैं। तो अमेरिका से इन्होंने बाकी की जो अपनी शिक्षा है, एजुकेशन है, वो वहां से ली है। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। इनके जो माता पिता हैं वो दोनों पहले से ही क्या थे? राइटर थे, यानी लेखक थे। इनकी मम्मी और इनके जो पापा हैं दोनों पहले से ही क्या थे? राइटर थे। और ये भी क्या बनती हैं? राइटर बनती हैं। फिर देखिए, एनीस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। एनीस जंग जब यूनाइटेड स्टेट से अपनी एजुकेशन जब खत्म करके आई थी तो इंडिया में इन्होंने अपने करियर में शुरुआत में कैसे शुरुआत की? एक राइटर यानी एक लेखक के तौर पर। फिर कहती हैं सी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। इन्होंने कौन कौन से पद पर कार्य कर रखे हैं? तो इन्होंने बहुत सारी जगहों पे काम कर रखे हैं। सबसे पहले एडिटर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संपादक। जैसे न्यूज़पेपर छापने का जो काम करता है, आर्टिकल छापने का जो काम करता है, बुक छापने का जो काम करता है, छापने का जो काम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडिटर। इसके अलावा हमारे पास क्या है? कॉलमनिस्ट, स्तंभकार, देख रेख करने वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हमारे पास? और ये सारा कहाँ होता था? मेजर न्यूज़पेपर, जो बड़े पैमाने पर जो न्यूज़पेपर हम पढ़ते थे उस समय पे, 1964 की बात है, उसमें ये क्या करती थी? एडिटर या कॉलमनिस्ट का काम करती थी, उस पोस्ट पर ये थी। इसके अलावा इन्होंने ये काम सिर्फ इंडिया में ही नहीं किया है, ये काम इन्होंने यानी न्यूज़पेपर के क्षेत्र में इन्होंने अब्रॉड यानी विदेश में भी ये काम किया है। एंड हिज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और बहुत सारी किताबें भी इन्होंने लिखी हैं। ये तो रही बात ऑथर की कि ऑथर के बारे में क्या है, उनके जीवन में कौन कौन सी जो है उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट क्या हैं, या कौन कौन से काम उन्होंने किए हैं। अब हम पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है? द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग डिस्क्राइब द पिटिएबल कंडीशन। ये जो स्टोरी है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, ये हमें क्या बताती है? ये हमें बताएगी कि किस तरह से बच्चों के जो बचपन है वो खो जाते हैं, या फिर किस तरह से जो मासूम वाली स्थिति होती है बच्चों की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि बच्चे जो है वो क्या है? पुअर हैं। पूरी स्टोरी में, दोनों स्टोरी में हमारे पास दो स्टोरी है। पहली स्टोरी क्या है? रैग पिकर्स, लगभग 10,000 हैं रैग पिकर्स, हम पढ़ेंगे इसको आगे, जिसमें एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम है साहिबे आलम। दूसरी क्या है? बैंगल्स मेकर, जो किसकी कहानी है? मुकेश एंड हिज फैमिली। फिर क्या कहती हैं? कहती हैं who have been forced to miss the joy of childhood due to socio-economic condition that prevails in the man made world। अब होता क्या है कि जब बच्चा गरीब होता है तो उससे बहुत सारे काम करवाए जाते हैं, जिसके चलते वो अपना जो बचपन का एंजॉयमेंट है, जो जॉय है, जो मजे हैं, वो क्या कर देता है? वो खो देता है। क्योंकि काम उसे करना होता है, बिना काम करे पेट नहीं भरेगा। पेट नहीं भरने का मतलब भोजन ना मिलना, है ना। जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, ब्रंच करते हैं, सफर करते हैं, टी टाइम का, बहुत सारे हमारे पास वैरायटी। जो इकोनॉमिकल स्ट्रांग लोग हैं, जो रिच हैं, उनके बहुत सारे अलग अलग क्या है? टाइम है खाने के।
लेकिन जो पुअर चिल्ड्रन है, जो वीक है, जिसका इकोनॉमिकल कंडीशन वीक है, पिटिएबल जो कंडीशन है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सुबह और शाम का भोजन बस कर लें, वही क्या है, बड़ी बात है। तो वहां पर जो आदमी लोग होते हैं ऐसे कंडीशन में, जो गरीब बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनको फोर्स करते हैं, मजबूर करते हैं कि आप काम कीजिए। और जब बच्चा काम करेगा बाल्यावस्था में, जब वो बचपन में ही काम करेगा चाइल्डहुड में, तो वो अपना जो है सारे मजे, सारा एंजॉयमेंट क्या कर देगा, खो देगा। नेक्स्ट कहती हैं, दीज चिल्ड्रन आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग। इन बच्चों को कभी अवसर ही नहीं मिला ये स्कूल की शिक्षा को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। एंड फोर्स इनटू लेबर अर्ली इन अ लाइफ, और इनके जीवन के शुरुआत में ही, इनके जीवन के जल्द में ही इन्हें क्या करने के लिए फोर्स किया गया, लेबर यानी मजदूरी करने के लिए जो है मजबूर कर दिया गया। अब आइए चैप्टर की ओर। चैप्टर की ओर अगर हम बात करें तो पहली स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं रैग पिकर्स की। और रैग पिकर्स का मतलब होता है कूड़ा बीनने वाले बच्चे या कूड़ा बीनने वाले लोग। अब ये लगभग इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या है 10,000। और पहले ये लोग कहाँ रहा करते थे, पहले ये लोग ढाका में रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे, ढाका में, जो कि क्या है, बांग्लादेश की हमारी कैपिटल है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यहाँ पर ये लोग पहले सरवाइव किया करते थे, लेकिन एक तूफान के चलते इनकी जो हरी भरी खेती है वो बर्बाद हो गई, और बाढ़ के चलते इनका जो घर है वो भी उस बाढ़ में बह गया। तो फिर ये लोग वहां से क्या करते हैं, पलायन करते हैं। वहां से ये लोग चले आते हैं, कहाँ चले आते हैं, एक पेरीफेरी में। पेरीफेरी कहाँ है, पेरीफेरी जो है हमारा उपनगर होता है। उपनगर कहाँ पे है, वो हमारे दिल्ली से लगभग कुछ दूर पर एक नाम है सीमापुरी। क्या नाम है, सीमापुरी। वहां पर आके ये लोग क्या हो जाते हैं, बस जाते हैं। और बसते भी कैसे हैं, अस्थायी रूप से, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो स्थायी रूप से नहीं बस पाते हैं, तो उसे हम क्या कैसे बसाते हैं, उसे हम अस्थायी रूप से। अच्छा, कभी कभी डर भी होता है कि ऐसे इतनी भारी संख्या में लोग चले आ रहे हैं, तो हो सकता है स्क्वैटर्स हों, लेकिन स्क्वैटर्स नहीं है, है ना। कुछ बोलते हैं ना कि कुछ लोग कहीं ऐसे तो नहीं घुसे चले आ रहे हैं हमारे देश में, क्योंकि देश ही अलग है, बांग्लादेश ही अलग देश है। उस वहाँ की कैपिटल ढाका से इतने ढेर सारे संख्या में लोग चले आ रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ दिक्कत वाले लोग तो नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है। जैसे बता देना कि स्क्वैटर्स आ गए। स्क्वैटर्स का मतलब होता है अतिक्रमणकारी, जो आक्रमण करने वाले लोग होते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग गरीब लोग हैं, और इनका खाने पीने का भी जो समय, जो खाने पीने का जो चीजें थी वो भी नहीं बची हैं, इसलिए वहां से ये लोग कहाँ आ रहे हैं, ये दिल्ली की एक स्थान सीमापुरी पे आ रहे हैं, और वहां पर क्या कर रहे हैं, वहां पर अपने जीवन यापन का तरीका ढूंढ रहे हैं। अब वहां पर आएंगे तो अस्थायी रूप से ही रहना है, अस्थायी रूप से रहना, क्योंकि वहां पर भोजन की व्यवस्था करना, काम को ढूंढना, ये सारी चीजें तो पॉसिबल नहीं है। अब वहीं पर कुछ दूर पर हमारी जो ऑथरेस हैं, हमारी एनीस जंग, वहां पर वो रहती हैं एक फ्लैट में। जब वो सुबह सुबह उठती हैं तो हमेशा देखती हैं कि जैसे सुबह सुबह चिड़िया आती है, वैसे ही सुबह सुबह कूड़ा बीनने वाले लोग यानी रैग पिकर्स, कुछ बच्चे आते हैं और सुबह सुबह कूड़ा बीनते हुए दिखाई देते हैं, और शाम मतलब दोपहर होते होते वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। दोपहर होते होते तो वो दिखते ही नहीं है। दिखते कब हैं, सुबह। साहिब आलम एक बच्चा है, वो भी इसमें उसका मेन कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर में है, तो उसे भी हम पढ़ेंगे। साहिब आलम क्या कहता है, कहता है कि जब मैं सुबह सुबह कूड़ा बीनने जाता हूँ तो कभी कभी मुझे 1 रुपया मिलता है, और कभी कभी मुझे 10 रुपए की नोट भी मिल जाती है। अब बच्चा है, 1 रुपये मिलेगा तो ठीक है, 10 रुपए मिलेगा तो उसकी कुछ अलग ही इंजॉयमेंट होगी, कुछ अलग ही मजा होगा उसका। अब जो हमारी एनीस जंग है उससे पूछती हैं कि तुम कूड़ा क्यों बीनते हो, तुम कूड़ा क्यों बीनते हो, कूड़ा बीनने का काम क्यों करते हो। तो वो कहता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई काम है ही नहीं, इसके अलावा हम कुछ काम कर ही नहीं सकते। मेरे मम्मी पापा भी कूड़ा बीनने का काम करते हैं, मैं भी कूड़ा बीनने का काम करता हूँ, तब जाके हमारे घर में अच्छा सा भोजन बनता है सुबह शाम का, तो हम भोजन कर पाते हैं। तो एनीस जंग कहती है ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मजाक मजाक में एनीस जंग उससे क्या कर लेती हैं, पूछ लेती हैं। क्या पूछती हैं कि अच्छा ये बताओ कि अगर मैं स्कूल बनाती हूँ तो क्या तुम इस स्कूल में पढ़ने आओगे। तो वो उत्साह के साथ एंथुसियास्टिक होकर बोलता है, क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, अगर आप बनाएंगी तो हम आएंगे। क्योंकि एनीस जंग जब उससे कहती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो वो यही कहता है कि हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे मतलब हमारे क्षेत्र में स्कूल है ही नहीं, अगर हमारे पड़ोसी लोग स्कूल बनाएंगे तो हम जाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं ना कि आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो बेटा, आपके पड़ोसी भी पूछ लेते हैं, है ना। तो आप क्या कहते हो, गुस्से में बोलोगे कि हमारे पास गरीब बच्चा है, हमारी पहली बात तो उसके क्षेत्र में स्कूल ही नहीं है। तो वो क्या कहता है, ठीक है हम चले जाएंगे, हमारे पड़ोसी लोग जब स्कूल बनाएंगे तो हम स्कूल चले जाएंगे। तो
अनीस जंग को लगता है चलो एक और मजाक कर लेते हैं, बच्चा है, मजाक के तौर पर उन्होंने क्या कह दिया कि यदि मैं स्कूल बनाती हूँ तो तुम क्या उस स्कूल में आओगे? वो कहता है हाँ जरूर आऊंगा। कुछ दिन और बीतता है, अनीस जंग एक रास्ते से गुजर रही होती हैं, तभी साहिब आलम दौड़ के उनके पास आता है और कहता है क्या आपका स्कूल बन गया? अब अनीस जंग को वो जो मोमेंट जब उन्होंने प्रॉमिस किया था, अब क्या है, बहुत ज्यादा अब बहुत ज्यादा बैड मोमेंट है, हैरेसमेंट कर रहा है उनको कि ये मैंने कौन सा मैंने प्रॉमिस कर दिया जो मैं कभी पूरा कर ही नहीं सकती। ये तो वही खोखले प्रॉमिस जैसा हो गया जैसे कि एक क्षेत्र में जब चुनाव का समय होता है तो बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं वो आते हैं और बहुत सारा प्रॉमिस करके चले जाते हैं और उसके बाद काम कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसा खोखला वादा तो इनकी जिंदगी में, इनके लाइफ में हजारों लोग करते हैं। क्या मैं भी उनमें से एक हूँ? मैंने भी ऐसा ही प्रॉमिस कर दिया उनको, जो कि बहुत ज्यादा क्या था, खोखला था। अब थोड़ा सा तो उन्हें बैड फील हो रहा था। फिर उन्होंने बात को बदलते हुए क्या कहा कि स्कूल बनाने में क्या लगता है, समय लगता है, क्योंकि ये छोटा सा काम नहीं है, इसमें समय लगेगा। तो उस हिसाब से काफी समय बाद ये स्कूल जो है बनके तैयार होगा। अब साहिब आलम जो है वो थोड़ा सा दुखी होता है, क्योंकि उसे पता है कि ऐसे वादे तो हमसे हर कोई करता है, तो चलो उनमें से ये भी एक है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो देखती हैं, थोड़ा सा और आगे स्टोरी बढ़ती है, वो देखती हैं कि ढेर सारे, मतलब रैग पिकर्स में साहिब आलम अकेले नहीं है, वो उसमें और सारे बच्चे हैं। फिर कुछ दिन बाद और बीतता है, तो अनीस जंग जब मिलती है साहिब आलम से तो वो उसका नाम पूछती हैं। इतने दिन बाद देखो स्टोरी यहाँ तक पहुंच गई पर नाम अभी तक नहीं पूछा है। ऐसे ही होते हैं, गरीब से नाम कौन पूछता है, नाम तो हमेशा अमीरों से पूछा जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, पूछ लेते हैं। तो होता क्या है, साहिब जब उससे नाम पूछती है तब वो कहता है साहिब आलम। अनीस जंग अब कहती हैं कि बताओ, इसके नाम का अर्थ ही नहीं पता होगा इसको, क्योंकि इसके नाम का अर्थ इसको पता चल जाए तो ये उस पर बिलीव करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके नाम का अर्थ ही कुछ ऐसा है जिस पर ये बिलीव, खुद पे बिलीव ये नहीं कर पाएगा। तो उसके नाम का अर्थ क्या है? उसके नाम का अर्थ है संसार का मालिक। क्या मतलब है? साहिब आलम का मतलब है संसार का मालिक। अगर मैं इस बच्चे को बता देती हूँ कि तुम्हारे नाम का अर्थ है संसार का मालिक, तो ये उस पर बिलीव नहीं करेगा। और सही बात है, अगर उसे बता दो कि बेटा आपके नाम का अर्थ है संसार का मालिक, तो कहेगा है संसार का मालिक और कूड़ा बीनने वाला कबाड़ी, है ना? ऐसे ही मजाक होगा भाई, वो भी एक मजा लेगा कि कूड़ा बीनने वाला या कबाड़ी एक बच्चा ऐसा है जिसके पास कोई धन नहीं है, रहने की जगह नहीं है ढंग से, स्थायी घर नहीं है, 2 टाइम का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता है, और वो संसार का मालिक जो खुद अपना पेट नहीं भर पा रहा है, वो संसार का मालिक कैसे हो सकता है? इस बात को आप समझिए, है ना? तो बिलीव कहां से कर पाएगा? वो नहीं, दुनिया का कोई इंसान भी बिलीव नहीं कर पाएगा। तभी होता क्या है कि अनीस जंग देखती है कि वहां पर जो बच्चे होते हैं, उन सब सारे बच्चे कैसे होते हैं? बेयर फुट होते हैं, नंगे पांव में होते हैं। नंगे पांव में होने का कारण क्या होता है कि वहां की एक परंपरा होती है, गरीब बच्चे हैं, जब खाने पीने में दिक्कत है, रहने में दिक्कत है, तो जूते और चप्पल कैसे पहनेंगे? तो वो कहती हैं कि आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं, है ना? तो वो वहाँ की परंपरा होती है कि भाई यहाँ पर जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं नंगे पाँव ही चलते हैं। काम भी वो सुबह करते हैं या शाम को करते हैं कूड़ा बीनने का काम, क्योंकि जो गार्बेज है वो डंप कब किया जाता है? वो डंप सुबह सुबह किया जाता है, और सुबह सुबह ही हम स्क्राउनिंग करेंगे। स्क्राउनिंग का मतलब होता है छानना। सुबह सुबह अगर हम छानते हैं तो उसमें सोना भी मिल सकता है, उसमें पैसा भी मिल सकता है, बड़ा नोट या छोटा नोट भी मिल सकता है, ठीक है? तो ऐसी चीजें जो है सुबह सुबह ही स्क्राउनिंग करने पर मिलेंगी। तो सुबह सुबह टहलने का मतलब ये परंपरा बन गई है कि सुबह सुबह इतनी दिक्कत होती नहीं है, या फिर पैसे ना होने की वजह से भी वो लोग नहीं पहनते हैं। तो एक बच्चा क्या होता है, उसमें कुछ तो जूते पहने ही नहीं होते हैं, और कुछ जो पहने भी होते हैं तो वो एक पैर में अलग और एक पैर में अलग रंग के जूते पहने होते हैं। जब अनीस जंग उनकी तरफ देखती है, नजर जाती है, तो वो जो बच्चा है वो अपने पैर को क्या करता है, पीछे खींचने लगता है। उसे थोड़ा सा सेमलेस फील होता है ना, शर्म आती है कि मैंने अलग कलर के जूते पहने हैं, अलग कलर। इससे पहले तो उसे पता भी नहीं था कि अलग कलर के जूते पहना, क्योंकि ऐसे गरीब जो कूड़ा बीनने वाले लोगों को पैर में जूता पहनने के लिए ही मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। और अलग अलग रंग का है तो क्या हुआ, कम से कम है तो ना। लेकिन उसे शर्म आती है तो वो क्या करता है, अपने पैर को पीछे खींचता है। और उन्हीं में से एक बच्चा बोलता है कि मेरे पास जूता तो है, लेकिन मेरी मम्मा ने उसे क्या किया है, मेरी मदर जो है उसे अटारी पर रखी हुई है। अटारी मतलब जो घर में आप देखे होंगे, जिसे आप सहारे के लिए टाण वगैरह जो भी बोलते हैं, तो वो वहां पर क्या करा है, वहां पर जूते को रखी है, वहां से कभी निकालती ही नहीं है, तो उसने कभी पहना ही नहीं है। लेकिन जूता उसके पास है, कम से कम है तो देखने के लिए कि हाँ मेरे पास जूता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो है ही नहीं। अब स्टोरी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है। अब ये सारी चीजें देखकर
हमारी एनीस जंग को एक कहानी याद आती है, जिसने एक जो है ह्यूमन ने, एक आदमी ने, एक पर्सन ने एक कहानी सुनाई थी एनीस जंग को। वो कहानी कहाँ की थी? उडीपी की थी। एक जगह है, उसका नाम है उडीपी। वहां पर ये कहानी ये थी कि एक जो बच्चा है, गरीब बच्चा, गरीब घर का था, एक मंदिर से जब वो गुजरता था तो हमेशा प्रेयर करता था, हमेशा प्रेयर करता था कि गॉड मुझे क्या दे दो? एक पेयर शूज दे दो। यानी एक जोड़ी जूता मांगने के लिए हमेशा मंदिर के सामने खड़ा होता था और हमेशा प्रेयर करता था कि मुझे क्या दे दीजिए? एक जोड़ी जूते दे दीजिए। तो वो बताती हैं कि उसके जो पिता है वो पुजारी हुआ करते थे, ठीक है, वो क्या हुआ करते थे? पुजारी हुआ करते थे मंदिर के, और वो हमेशा वहां से गुजरता था। और आज जब वही मंदिर पे, वही स्थान पर जब वो गई, वहां पर उन्होंने क्या देखा कि वहां पर जो है सॉक्स और शूज और ऊपर जो है हल्का सा टी शर्ट टाइप का, या जिसे आप बनियान कहते हैं, वो पहना हुआ एक पुजारी है। और उसी का एक बेटा जो है वो आता है और वो बैग को क्या करता है? स्कूल से आता है, बैग को जोर से चारपाई पे फेंकता है, जूते को उठा के वहां फेंकता है, सारी चीजें फेंक रहा है। तो वो उस दृश्य को, उस सीन को देख के समझ रही हैं, ये जो शूज फेंक रहा है, ये जो बैग फेंक रहा है, इसका जो प्रेशस है, जो कीमत है, जो कॉस्ट है, वो कौन समझेगा? वो गरीब बच्चा समझेगा जिसके पास शूज नहीं है। वो पुजारी का बेटा समझेगा जो हर दिन मंदिर के सामने आके क्या करता था? प्रेयर करता था कि हे भगवान मुझे क्या दे दो? एक पेयर शूज दे दो। ये 10,000 रैग पिकर्स कहाँ से आए थे? ये आए थे ढाका से, ठीक है। और उन्हीं से रिलेट करके ये स्टोरी आपको बताई जा रही है। उडीपी की जो कहानी है वो भी साहिब आलम से रिलेट है, क्योंकि वो भी क्या मांगने का काम करता था? जूता मांगने का काम करता था। अब थोड़ी सी स्टोरी और आगे बढ़ती है। एक दिन क्या होता है कि हमारा जो साहिब आलम होता है वो जो है एक गली से गुजर रहा होता है, और वहां पर जो है एक इंसान टेनिस खेल रहा होता है, और वो जो है शूज पहना होता है, सॉक्स पहना होता है, शॉर्ट पहना होता है, टी शर्ट पहना होता है, जो कि देखने में अजीब लगता है क्योंकि लोग पूरा ऊपर से नीचे तक ढक कर कपड़ा पहनते थे। तो अजीब लग रहा है, लेकिन क्या हुआ? कपड़ा है, अमीर लोग ऐसे ही कपड़ा पहनते हैं, उसे ऐसा लग रहा था। अब वो वहां पर से देख रहा था, और जैसे ही मौका मिलता है वो गेट के अंदर चला जाता है। और जाने के बाद जब वो जाने लगता है तो वहां का जो द्वारपाल होता है, जो सिक्योरिटी होती है, वो उसे नहीं रोकती है। वो जाके झूला झूलता है, ठीक है, वो जाके क्या झूलता है? झूला झूलता है। इसके बाद वो वहां के सारे दृश्यों को देखता है, महसूस करता है। फिर वहां पर यह बताया जाता है कि वहां पर एक जोड़ी जूता होता है जो किसी अमीर बच्चे द्वारा त्यागा जाता है। क्यों त्यागा जाता है? क्यों उसको जो है हटा दिया जाता है, यूज नहीं होता है, यूजलेस होता है? क्योंकि उसके एक जूते, उस पेयर में एक जूते में क्या होता है? छेद होता है। और छेद होने की वजह से किसी बड़े बच्चे ने, किसी अमीर बच्चे ने उस जूते को क्या कर दिया है? त्याग दिया है। और आज वो जूता किसके पास है? साहिब आलम के पास है। जूता तो है ना, कम से कम जूता तो मिला, क्योंकि अभी तक तो वो नंगे पांव ही टहलता था, ठीक है। अच्छा, ये स्टोरी आपको क्या समझाती है कि ये सारी चीजें जब हो रही थी, साहिब आलम के लाइफ में ये सारी चीजें गुजर रही थी, तो इसका मतलब वो बड़ा तो हो रहा था, लेकिन वो मिस क्या कर रहा था? अपना जो है चाइल्डहुड मिस कर रहा था। क्योंकि चाइल्डहुड में बहुत सारे मजे करते हैं आप, स्कूल जाते हैं, टिफिन करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मेला जाते हैं, बाजार जाते हैं। लेकिन इस समय साहिब आलम क्या कर रहा है? काम कर रहा है। हो सकता है कि जिस दिन उसके मम्मी पापा कूड़ा बीनने निकले, उस दिन उनके मम्मी पापा को कुछ ना मिले कूड़े में, तो साहिब आलम को मिल जाए। तो उस दिन काम किससे चलेगा? साहिब आलम के पैसे से। और साहिब आलम को नहीं मिलेगा तो मम्मी पापा के बिने हुए कूड़े से जो पैसे मिलेंगे उससे काम चलेगा। तो इसलिए बच्चे भी काम कर रहे हैं, माता पिता भी काम कर रहे हैं, और बच्चा काम कर रहा है तो उसका जो बचपन है वो क्या हो जाएगा? उसका बचपन जो है वो खो जाएगा। अब देखिए लास्ट में क्या होता है? लास्ट में ये होता है कि एक दिन जो है एनीस, अब थोड़ा सा साहिब आलम हमारा बड़ा हो गया है, एक दिन एनीस जन वहाँ से गुजर रही होती हैं और देखती हैं कि हमारा जो साहिब आलम है वो एक कनस्टर जो है अपने हाथ में लिया हुआ है, और अब वो अपने मर्जी का मालिक नहीं है। एक में जो है चाय वाला जो होता है बर्तन वो लिया है, और एक में उसने कनस्टर लिया हुआ है, जिसमें आप देखे होंगे कि जो मिल्कमैन होता है जो दूध लेके जाता है, वो कनस्टर। अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, अब उसके चेहरे पर फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी नहीं है, उसके फेस पर लिबर्टी नहीं है। अब वो खुद का मालिक नहीं है, अब वो उस आदमी का गुलाम है जिसकी चाय की दुकान है। पहले साहिब आलम कैसे हुआ करता था? पहले फ्रीडम थी, उसके पास लिबर्टी थी, पहले वो किसी का मालिक नहीं था, अपनी मर्जी का मालिक था। आज वो किसका मालिक है? आज वो किसका गुलाम है? आज वो चाय की दुकान वाले का गुलाम है, जिसकी चाय की आज दुकान है। समझ रहे हैं आप? ये जो भाव है वो साहिब आलम के ऊपर दिख रहा है।
अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टोरी जिसका नाम है बैंगल्स मेकर्स। ठीक है, ठीक है, ये स्टोरी आपको समझ में आ गई। ठीक है, दो युवक जो होते हैं वो टेनिस खेलने जाते हैं और लास्ट में जो है हमारा साहिब आलम उसके अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद वहाँ की घटना देखता है। फिर अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, अब वो किसी चाय की दुकान पर काम करने लगा है। पहले उसका बचपन खो गया, अब वो खुद का मालिक नहीं है, तो ऐसे जो सोशियो इकोनॉमिकल वीक बच्चे होते हैं उनके साथ ऐसी चीज़ें घटती जाती हैं। पहले तो उसका बचपन खो गया, अब जवानी भी उसकी लगभग खोने पे चली आई है, क्योंकि अपनी मर्जी का मालिक ही नहीं है, अपनी स्वतंत्रता से अपना जीवन जी ही नहीं पा रहा है। आप तो उससे बेटर हो ना, आप चीज़ें स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल की चीज़ें समझ रहे हो, अपनी मर्जी से बहुत सारी चीज़ें खा रहे हो, तो आप तो साहिब आलम से बेटर हो ना। अब हम दूसरी क्या पढ़ रहे हैं, दूसरी स्टोरी हम पढ़ेंगे बैंगल्स मेकर। बैंगल्स मेकर में आपका जो कैरेक्टर है वो क्या है, मुकेश एंड हिज फैमिली। ये सारी स्टोरी एनीस जंग नरेट कर रही हैं। एनीस जंग इसकी क्या है, नरेटर है। मुकेश एंड हिज फैमिली, ये स्टोरी भी एनीस जंग द्वारा ही है, क्योंकि इसी में जो है ऐड की गई है। अब मुकेश एंड हिज फैमिली के अलावा और भी क्या है, मुकेश की वाइफ है, सॉरी मुकेश ब्रदर्स वाइफ, मुकेश ब्रदर्स वाइफ। उसके बाद क्या है, मुकेश फादर। एक और बच्ची है जिसका नाम है सविता। ठीक है, 1 2 3 4 ये कैरेक्टर है। अब हम इसमें देख और भी बहुत सारे लोग हैं, 20 हज़ार से ज़्यादा बच्चे हैं, इनके ग्रैंडफादर हैं मुकेश के, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। बैंगल्स मेकर का मतलब होता है चूड़ी बनाने का काम, चूड़ी बनाने का काम करना, चूड़ी बनाने वाला। और ये कहानी कहाँ की है, ये कहानी है फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में जैसा कि आपको पता होगा वहाँ चूड़ी बनाने का काम किया जाता है, आज भी किया जाता है चूड़ी बनाने का काम। तो ये बताया जा रहा है एनीस जंग द्वारा कि हमारा एक जो बच्चा था जिसका नाम था मुकेश, सारे लोग यानी फिरोजाबाद का हर दूसरा घर क्या बनाने का काम करता है, चूड़ी बनाने का काम करता है, बैंगल्स बनाने का काम करता है। लेकिन उसी में एक बच्चा जो है वो है मुकेश, वो उसका ड्रीम है क्या है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। काम तो वो भी करना चाहता है, लेकिन उसका ड्रीम है, उसका सपना है कि वो क्या बनना चाहता है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ना कि वो क्या बनना चाहता है, वो बैंगल्स मेकर नहीं बनना चाहता है, बल्कि वो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक। लेकिन क्योंकि परिवार का कस्टम है, वो परंपरा है, ठीक है, परंपरा होने की वजह से उसे बैंगल्स मेकर का काम करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके दादाजी ने भी बैंगल्स मेकिंग का काम किया था। अब उसके पापा, उसके पिता भी बैंगल्स का जो है मेकिंग का काम कर रहे हैं। मुकेश का जो भाई है, ब्रदर है, वो भी क्या काम कर रहा है, बैंगल्स मेकिंग का। तो मुकेश को भी वो काम करना पड़ रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारे जो परंपरा के अनुसार जो घर में जो बिजनेस होता है, पिताजी का बेटा उसे बच्चा जो है वो संभालता है, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो बिजनेस संभाले, वो कुछ और काम कर सकता है जिसमें उसका मन लगे। लेकिन पहले ऐसी परंपरा हुआ करती थी कि नहीं, आपको करना ही करना है। अब होता क्या है, ये स्टोरी है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है कौन, मुकेश। अब एनीस जंग को ये बात अच्छी लगती है कि कोई तो है जो परंपरा को तोड़कर अपनी मर्जी से, अपनी स्वतंत्रता से अपने सपनों को जीना चाहता है, अपना कुछ काम करना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है। क्योंकि फिरोजाबाद के हर दूसरे घर में लगभग हर इंसान क्या बना रहा है, चूड़ी बना रहा है, क्योंकि इसके अलावा वहां के लोग कोई काम करना जानते ही नहीं है, सिर्फ चूड़ी बनाने का काम करते हैं कौन, फिरोजाबाद के लोग। अब उसी में इसके जो पिता है और इसके जो ब्रदर्स की वाइफ है, ये 3 लोग एक घर में रहते हैं। फिरोजाबाद में जब एनीस जंग जाती हैं वहाँ पे घूमने के लिए, विजिट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए जाती हैं, तो मुकेश जो है उनसे मिलता है और मुकेश कहता है कि हाँ मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, यहाँ के हर लोग चूड़ी बनाने का काम करते हैं, पर मेरा सपना क्या है, मेरा सपना मोटर मैकेनिक बनने का है। तो वो उनको अपने साथ ले जाता है। जब एनीस जंग फिरोजाबाद में जा रही होती हैं तो वो क्या देखती हैं, वो ये देखती हैं कि वो पतली पतली गंदी लेन स्ट्रीट या लेन पतली पतली गलियों से जा रही हैं, बदबूदार एकदम भयंकर तरीके से। और ऐसे ऐसे घर हैं जिसमें छत नहीं है, किसी में दरवाजा नहीं है, किसी में खिड़की नहीं है, विंडो नहीं है, तो किसी में दीवार तो है, किसी में छत ही नहीं है, तो किसी में जो खपरैल या घास फूस वाला जो घर होता है ना वो है। तो कहीं कहीं ये भी स्थिति देखने को मिलती है कि कहीं कहीं कोई घर है जिसमें आदमी भी रह रहा है, जानवर भी रह रहे हैं और बगल में खाना भी बन रहा है। तो बहुत ज़्यादा क्या है, कंडीशन जो है वो पुअर है, बहुत ज़्यादा पुअर लोग हैं, फिर भी अपना जीवन जी रहे हैं।
अब वहां पर सारे लोगों का अपना अपना ही एक्सक्यूज है। जैसे मुकेश के फादर हैं, मुकेश के फादर ने बैंगल्स मेकिंग से पहले उन्होंने कौन सा काम किया था? उन्होंने एक टेलर का काम किया था, दर्जी का काम किया था। तो पढ़े लिखे तो थे नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इतना पैसा तो नहीं कमा पाया कि मैं इन लोगों को पढ़ा सकूं, मतलब मुकेश और मुकेश के भाई को, लेकिन मैं इनको खाना तो खिला सकता हूं। मैं इनको ऐसा एक घर बना के मैंने दे दिया है, तो इनके छत पर, इनके सर पर छत तो है। बहुत सारे मतलब लोग वहां पे थे जिनके घर में छत ही नहीं थी, किसी न किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे, किसी न किसी तरह सर्वाइव कर रहे थे। तो कम से कम मुकेश और मुकेश के भाई जो है उनके सर पर छत तो है, इतना काम तो मैंने किया है। और इतना ही काम सविता के जो माता पिता है वो भी किए हैं। उनके घर में भी छत है, लेकिन सविता जो है वो भी बहुत ज्यादा गरीब है। तो उसकी भी कहानी आगे आगे पढ़ेंगे। जब मुकेश ले जा रहा होता है गलियों में, तो गलियों में वो दिखाता है, तो सारी चीजें देखते हुए अनीस जंग ऑब्जर्व करते हुए जाती हैं। तो जब वो अपने घर पहुंचता है, तो मुकेश का जो लोहे का दरवाजा होता है घर का, उसे जोर से वो किक करता है, लात मारता है, तो वो दरवाजा खुलता है। और वो दरवाजा जो होता है, डोर जो होता है, वो डगमगाया होता है, यानी किसी तरह लगा होता है, उतना स्ट्रांग नहीं होता है। जब दरवाजा खुलता है तो एनीस जंग क्या देखती है कि एक चूल्हा है। जैसे गांव में आपने देखा होगा, चूल्हे पर एक बर्तन में जो है स्पिनच यानी पालक उबल रही है, और बगल में कुछ स्टील की प्लेट रखी हुई है। और वहां पर एक जो है महिला है, महिला वो खाना बना रही है। और वो कौन है? वो मुकेश ब्रदर्स वाइफ है। मुकेश की कौन है? भाई की पत्नी है। तो मुकेश के भाई की पत्नी पर 3 लोगों की जिम्मेदारी है, एक्सेप्ट हर, उसको छोड़कर। तो वो उसके 3 लोग कौन है? जैसे मुकेश के पिता, मुकेश के भाई और मुकेश खुद। इन तीनों की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? मुकेश के भाई की पत्नी के ऊपर। इन तीनों के लिए क्या बनाती है? वो खाना बनाती है सुबह शाम का, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं तो खाना बर्तन भी वैसे ही है। अब ये सारी चीजें एनीस जंग देख रही होती हैं। अब उनको भी लग रहा है ना कि कितना लोग कितना सफर कर रहे हैं, कितना ज्यादा दिक्कत, कितना फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, फिर भी किसी तरह अपने जीवन को जी रहे हैं। आप तो उससे बेटर हो ना, क्योंकि आप बढ़िया ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, अच्छी एजुकेशन जो है रिसीव कर रहे हो, सारी चीजें आपके लिए बेटर हैं। पर देख लो स्टोरी कैसी कैसी है। और स्टोरी ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से इमेजिन करके सारी चीजें लिख दी जाती हैं, कुछ ना कुछ देखा जाता है और कुछ इमेजिन करके ऐड करके लिखा जाता है। ये सारी चीजें किसी न किसी ने देखी होगी। हमारी एनीस जंग ने थोड़ी बहुत तो देखी ही होगी, रैग पिकर्स की हो चाहे बैंगल्स मेकर की हो। तो ये सारी चीजें एनीस जंग देखती हैं और वो सोचती हैं, बताओ कितनी ज्यादा जो है कंडीशन खराब है। कोई नहीं, चलो। अब थोड़ी देर बाद मुकेश के जो है पिता वो आते हैं, तो वो जो महिला है वो थोड़ा सा उठकर दूर होकर एक दरवाजे या एक दीवार के किनारे जाके खड़ी हो जाती है, और अपना जो वेन है, मतलब घूंघट जो है, वो क्या करती है, नीचे तक जो है खींच लेती है। क्योंकि वहाँ की परंपरा है, वहाँ की क्या, हर जगह की परंपरा है कि जब भी बड़े बुजुर्ग एंटर करते हैं घर में, तो वहाँ की जो बहुएं होती हैं, बहुएं मतलब पुत्रवधू, डॉटर्स इन लॉ, तो वो क्या करती हैं, अपना जो घूंघट होती है वो ढक लेती हैं अपना सर, और काफी लंबा सा। और क्योंकि बैंगल्स मेकर काम है, तो वहाँ सारी चीजें वहीं मिल जाती हैं सुहाग की। कौन कौन सी चीजें, जैसे चूड़ी हो गई, सिंदूर हो गया, और साड़ी वगैरह तो लोग पहनते ही हैं। फिर जब बाहर निकलती है एनीस जंग, बाहर निकलती है तो क्या देखती हैं कि एक बच्ची है जिसका नाम है सविता, वो काम कर रही होती है। क्या काम कर रही होती है? चूड़ी बनाने का काम। और वहीं पर एक औरत है, वो बैठी है, और वो क्या कह रही है? वो जोर जोर से चिल्ला के कह रही है, वो तो ठीक है, और जो हमारी सविता है वो क्या है, बहुत गंदा सा जो है पोशाक पहन रखा है उसने। उसका जो कपड़ा है वो बहुत ही क्या है, गंदा सा है। और वो बार बार क्या है, भयंकर प्रकाश वाले जो बहुत एक्सट्रीम लाइट के साथ क्या बना रही है? चूड़ी बनाने का काम कर रही है। क्योंकि स्टोरी में ये भी बताया गया है कि लगभग 20,000 से ज्यादा लोग क्या बनाने का काम कर रहे हैं? चूड़ियां बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे भी हैं। बहुत सारे क्या हैं? बच्चे भी हैं। और वो अपनी यंगेस्ट एज में ही क्या हो जा रहे हैं? अंधे हो जा रहे हैं, ब्लाइंड हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चूड़ी जब बनाई जाती है तो उसका जो एक्सट्रीम लाइट होता है वो इतना ज्यादा होता है कि वो हमारी आंखों की जो रोशनी है उसको खराब कर देता है। और ऐसे ही मुकेश ने भी बताया कि मेरी दादी जी कहा करती थी कि मैंने उनके पति को चूड़ी बनाने की वजह से उसी में काम करते हुए अंधा होते हुए देखा है। कि एक समय ऐसा आया था कि मुकेश की दादी जी ने मुकेश से बताया था कि एक समय ऐसा आया था कि तुम्हारे जो दादाजी थे वो चूड़ी बनाने की वजह से उसमें जो प्रकाश निकलता है उसकी वजह से क्या हो गए थे? अंधे हो गए थे। तो बहुत सारे बच्चे भी छोटी छोटी उम्र में काम कर रहे हैं, एज में काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी क्या हो जा रहे हैं? अंधे हो जा रहे हैं। अब सविता की ओर जब पहुंचती है एनीस जंग, तो देखती हैं कि उसने गंदा सा पोशाक पहन रखा है, चूड़ी खूब तेजी से चूड़ी बनाने का काम कर रही है, क्योंकि खाना है,
इकोनॉमिकल कुछ पैसे चाहिए तो काम करना पड़ता था। तो वहीं वो औरत जो है वो बगल में बैठी है सविता के, वो चिल्ला के कह रही है कि आज इतने दिन हो गए, इतने वर्ष हो गए, आज तक हमने भरपेट भोजन नहीं किया है। एक टाइम कभी खाया है तो एक टाइम कभी खाया नहीं है। इट मीन्स कि उन्होंने कभी भी भरपेट भोजन नहीं किया है। तो वहीं पर एक जो आदमी होता है वो क्या कहता है, शायद वो उस औरत का हस्बैंड रहा हो, तो वो क्या कहता है कि ठीक है हमने भरपेट भोजन नहीं किया तो क्या हुआ, कम से कम मैंने घर तो बनाया है और घर के ऊपर छत तो बनाई है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके घर तो हैं, घर में छत ही नहीं है, तो ठीक है उनसे तो बेटर ही है, कुछ ना कुछ आपने कर लिया है। लेकिन ये बड़ी अचीवमेंट तो है नहीं, क्योंकि आप 2 टाइम का खाना भी नहीं खा पा रहे हो। तो ये एक बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन की बात है, क्योंकि वहाँ एक छोटी सी बच्ची काम कर रही है, ढेर सारे 20,000 से ज़्यादा बच्चे काम कर रहे हैं, और हर फिरोजाबाद में हर दूसरी फैमिली चूड़ी बनाने का काम कर ही रही है। ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा पेन मोमेंट है, एक तरह से पीड़ा देता है, पेन मोमेंट है। तो ये सारी चीज़ें एनीस जंग ऑब्जर्व कर रही होती हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या देखते हैं, तो आगे हम देखते हैं कि हमारा जो मुकेश है उसके मन में क्या है, मोटर मैकेनिक बनने का सपना अभी भी चल रहा है, क्योंकि उसे मोटर मैकेनिक हर हाल में बनना ही बनना है। जब वो थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो वो क्या कहते हैं कि एनीस जंग उससे पूछती हैं, किससे, मुकेश से, कि तुम मोटर मैकेनिक बनना चाहते हो, क्या तुमने कभी प्लेन देखा है, प्लेन मतलब हवाई जहाज। तो उसने कहा कि प्लेन तो शायद ही कभी फिरोजाबाद से यहाँ से उड़ा होगा, बट हाँ हमारे एरिया में मोटर कार जो है वो तेज़ी से दौड़ती हैं, और बचपन से मैं यही देखते आ रहा हूँ, इसलिए मुझे क्या बनना है, मोटर मैकेनिक बनना है। अब कोई भी बच्चा है जो देखता है वही बनना चाहता है। उसने कभी शायद ही प्लेन देखी है या फिर नहीं देखी है, वो कह रहा है शायद ही कभी फिरोजाबाद से कोई प्लेन उड़ी है, तो मैंने नहीं देखा है। तो लेकिन मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो सपना है वो क्या है, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो एनीस जंग को ये जानकर खुशी होती है कि कोई बच्चा तो है जो इस परंपरा को तोड़कर, इस चीज़ों को, इस जंजीर को तोड़ के बाहर जाना चाहता है और अपने सपनों को जीना चाहता है। क्योंकि अब भले ही आप पैसा ना कमाओ, लेकिन अपने सपनों को जी लो, तो वही उसके लिए क्या होती है, बड़ी बात होती है। तो ये स्टोरी में ये आपने पढ़ा, पहली स्टोरी में रैग पिकर्स और दूसरी स्टोरी में आपने क्या पढ़ा, बैंगल्स मेकर का काम आपने पढ़ा। अब जब हम पढ़ेंगे तो हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड में कैसे पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड में कैसे पूछे जाते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो दोनों चीज़ें हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे। क्योंकि इस स्टोरी में ये भी बताया जाता है कि बहुत सारा परेशानियां देखती हैं, तो एनीस जंग ये भी कहती हैं कि आप लोगों के बच्चे काम कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा खराब कंडीशन है, लोग इधर उधर परेशान है, तो आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते हो, आप लोग जाके किसी नेता से या किसी मेयर से आप लोग क्यों नहीं जाके कहते हो। तो वो लोग कहते हैं कि क्या फ़ायदा कहने से, इकोनॉमिकल वीक हैं, अगर हम मेयर से कहेंगे या फिर हम किसी नेता से, लीडर से कहते हैं, तो फिर वो पुलिस के पास जाएगा, फिर पुलिस आएगी, हम गरीबों को ले जाएगी, पीटेगी, जेल में बंद करेगी, फिर ले जाके छोड़ देगी, हमको पैसे भी देने पड़ेंगे। तो फिर कंप्लेन करने से मतलब क्या है, कंप्लेन क्यों करना, कंप्लेन करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। कंप्लेन करने से अगर हमें कुछ फ़ायदा हो तो हम कंप्लेन करें, नहीं फ़ायदा, क्योंकि हम परेशानी हमें ही होनी है। वो हम जाके कंप्लेन करेंगे, फिर वो पुलिस के पास जाएगा, फिर वो पुलिस आएगी, हमको ले जाएगी, पीटेगी, फिर ले जाके छोड़ देगी। तो कंप्लेन करने का कोई मतलब है नहीं। तो जैसा चल रहा है वैसे ठीक है। तो ये कहानी दोनों यही थी लॉस्ट स्प्रिंग की, और इस कहानी के माध्यम से ये भी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो बच्चे हैं उनका जो है बचपन खो जाता है, बचपन के बाद जवानी भी खो जाती है, कोई इंजॉयमेंट नहीं आती है लाइफ में, कोई ड्रीम नहीं होता है। अगर बच्चा इकोनॉमिकल वीक है तो कितनी सारी चीज़ें उसे फेस करनी पड़ती है, और किसी परंपरा को तोड़ के बाहर आने पर या किसी चीज़ को त्याग देने के बाद ही आप कुछ अच्छा सा बन पाते हो, क्योंकि बहुत सारी सेक्रीफाइस हमें करनी होती है, बहुत सारी परंपराएं, रीति रिवाज को तोड़ना होता है। लेकिन तोड़ने का जो तरीका होता है वो आपका सही होना चाहिए, तरीका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, तरीका आपका सही होना चाहिए। फिर आप चाहे रीति रिवाज तोड़ो, चाहे परंपरा तोड़ो, चाहे अपने सपनों को तोड़ो, कुछ भी करो, तरीका सही होगा तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा कर जाओगे। तो एनीस जंग की बहुत बेस्ट स्टोरी है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके सॉल्यूशन के साथ कि किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, लॉन्ग आंसर को कैसे लिखना है, शॉर्ट आंसर को कैसे लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, या फिर किस तरह का आंसर हम ऑब्जर्व करके लिखेंगे। सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, वीडियो को अच्छे से देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।